बरखेड़ा की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम आपके पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बरखेड़ा विधानसभा के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी महाराज जी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में, बातचीत करेंगे विधानसभा के बारे में, क्या विकास कार्य चल रहा है और जो भी चीज़ें हैं वो सभी बातें करेंगे और जानेंगे 2027 का कैसा चुनावी समीकरण है। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिट्टी न्यूज़ चैनल का, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल एकदम बढ़िया। और अगर राजनीति की बात करी जाए तो राजनीति कैसी चल रही है? देखिए, राजनीति और लोग करते हैं, हम लोग सेवा करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने के लिए सिखाया जाता है कि सेवा करना है। और विधायक बनने का मतलब ये नहीं कि विधायक कोई एक बहुत बड़े उस अचीव को माना जाता है। विधायक का मतलब होता है कि सेवा भाव से जनता के बीच में रहना, लोगों की बात सुनना, लोगों के दुख दर्द को दूर करना और लोगों की बातों को समझना, रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ों के लिए ही जनप्रतिनिधि चुना जाता है। अच्छा सर, ये चीज़ बताइए, आप जैसे आप संत हैं, आपने लोगों को चीज़ें समझाते हैं, उन विचार अच्छे हैं, राजनीति की तरफ आपने कैसे मोड़ ले लिया कि आप राजनीति की तरफ आए और आप विधायक बन गए? देखिए, सबसे पहली बात तो इंसान के हाथ में कुछ होता नहीं है। जो कुछ घटनाक्रम होता है, रचता स्वयं विधाता है। ये सारी सृष्टि का जो खेल है, चक्र है, वो विधि के हाथ में है। जिसको किसको कहाँ ले जाना है, किसके द्वारा क्या होना है, ये इंसान सोच नहीं पाता है। तो राजनीति की बात करें तो राजनीति भी एक सेवा का कार्य है और धर्म नीति भी एक सेवा कार्य है। धर्म नीति में धर्म, मोक्ष, काम, अर्थ, इन चार चीज़ों की प्राप्ति होती है और इन चारों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण करता है। और राजनीति में, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा होती है, सबके विकास के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबकी चिंता करने के लिए व्यक्ति को राजनीति में लाया जाता है। तो संत यदि राजनीति में आता है तो मैंने कहीं न कहीं पढ़ा है कि जैसे एक चिड़िया के दो पंख होते हैं, वो गगन में विहंगम करती है और बैलेंस बना के उड़ती है और बड़ी बात कि वो अपने गंतव्य तक जाती है, लक्ष्य तक जाती है। यद्यपि एक पंख टूट जाए, कट जाए, तो चिड़िया गगन में विहंगम नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती, वो ज़मीन पर गिर जाती है, तड़पती है, तड़पते तड़पते एक दिन वो मर जाती है। ऐसे ही हमारे देश की राजनीति के लिए जो जनप्रतिनिधिगण हैं, यदि वो धर्म नीति और राजनीति दोनों गुणों से सुशोभित हैं, उनमें अंदर धर्म भी है, धर्म का बोध है और राजनीति का भी बोध है, दोनों को लेकर यदि सामंजस्य बिठाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से उनका तो उत्थान होना ही है, लेकिन हम समाज को भी गंतव्य की ओर ले जाने का काम करेंगे, विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे, अपनी संस्कृति का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, सभी को मजबूत करने का काम करेंगे। यदि वो केवल धर्म नीति में है तो समाज की सेवा नहीं कर सकता, और राजनीति में केवल है और धर्म नीति से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो समाज के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता। परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, अनेक वादों में फंस जाता है व्यक्ति जो केवल राजनीतिक होता है। और जो राष्ट्रवाद की ओर बढ़ता है, रामराज की ओर बढ़ता है, तो वह धर्म और राजनीति दोनों का समावेश करता है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने राजनीति और धर्म नीति को समावेश किया और समता मतलब एक समान किया, बैलेंस बनाया। जैसे चिड़िया बैलेंस बनाती है दोनों पंखों का, तो विहंगम करती है और गगन में उड़ते हुए लक्ष्य तक जाती है। ऐसी धर्म और राजनीति को जोड़कर आज वर्तमान कालखंड में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के पूज्य श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों लोगों को आप देख सकते हैं परिवारवाद से ऊपर उठ करके और अपने वंशवाद से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके
वो राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, केवल शुद्ध राष्ट्रवाद के लिए। और जहाँ शुद्ध राष्ट्रवाद के लिए काम होता है वही राम राज की ओर ले जाने का काम करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे को उन्होंने चरितार्थ किया है, ऊपर से लेकर के ज़मीन पर उतारने का काम किया। आप जानते हैं कि लोगों के यहाँ आज से कुछ समय पहले 2014 से पहले जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी तो अधिकतर घरों में अभाव होता था लोगों के धन अनाज का, तो लोग पड़ोसी से उधार लेते थे अनाज या किसी सेठ साहूकार से, और वो समय था ड्योढ़े और सवाए पर लेता था गरीब गांव का। लेकिन आज वर्तमान समय में हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार ने 1 यूनिट पर 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम किया, और एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो अनाज आया, और महीने में 2 बार देने का काम किया। इससे हमारा समाज कमज़ोर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर हुआ, आत्म स्वावलंबी बना है। किसी गरीब की मांग हेलीपैड की या हेलीकॉप्टर की नहीं है। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। रोटी के लिए अनाज देने का काम किया हमारी सरकारों ने, मकान आवास देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, और हर एक गरीब को जीरो बैलेंस के खाते खुलवा करके 6-6 हज़ार रुपये वर्ष में किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को आत्म स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किया है। आप बताएं, पहले लोग किस तरह से गरीबी में अपने जीवन को यापन करते थे। घर में किसी की बीमारी तकलीफ़ हो जाती थी, लोग भागते थे हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल मरीज बाद में पहुंचता था, खेत गिरमी पहले रख जाता था, खड़े और गलताऊ पर। खड़ा बोलते थे कि जब पैसे दोगे तो खेत छूटेगा, गलताऊ का मतलब 5 साल के लिए दे दिया, छूट जाएगा 5 साल बाद। तो खड़े और गलताऊ पर मुसीबत में लोग डालते थे खेत, तब जाके दादी की, दादा की, मम्मी पापा, पत्नी बहू, बेटी बेटा की इलाज कराते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना देने का काम किया है। हमारे माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने, आज 5 लाख रुपए तक का हर कोई गरीब अपने परिवार की इलाज करा सकता है। यदि किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सीएम फंड की व्यवस्था की है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष और निजी कोष होता है। उससे अब तक बरखेड़ा में हम लोगों ने लगभग 450 लोगों को सीएम फंड से, पहली बार मैं कह सकता हूं कि पहली बार इतनी बड़ी आर्थिक मदद सीएम फंड से होना, ये बरखेड़ा के क्षेत्र का गौरव और स्वाभिमान की बात है। अच्छा, ये बताइएगा बरखेड़ा के आगे का विकास क्या किया जाए और आपने क्या किया है? बरखेड़ा में अगर मैं बताऊं तो आप देखेंगे क्षेत्र में जाकर के, जो आज से 70 साल पहले जो रोडें टूटी हुई थी, 2017 में हमारी सरकार आई, कुछ रोडें हमारे सरकार के विधायकों ने बनाई। उसके बाद फिर 2022 में मैं आया, तब 22 से अब तक हम लोगों ने इतना काम किया है, आप देख सकते हैं। आप सूरजपुर चले जाएं, सूरजपुर में 3 रोड हैं लिंक मार्ग। सूरजपुर से एंटपुर बड़वार के लिए, जो 85 साल से टूटा पड़ा था, अब आप इस समय मैं आपके सामने ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, रोड बन चुका है। मैं आपको बता दूं, सूरजपुर से ड्यूनी डैम के लिए रोड टूटा हुआ था, आज मौके पर जाओगे बना हुआ मिलेगा। सूरजपुर से दीननगर के लिए बरसों से टूटा हुआ रोड था, एक पुलिया भी रास्ते में टूटी हुई थी, हम लोगों ने उस रोड को भी बनाने का काम किया है, और फर्राटे से आज हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं। आप दीननगर से रफियापुर के लिए, और दीननगर से टोंडरपुर के लिए, टोंडरपुर से जोशी कॉलोनी के लिए, और टोंडरपुर से बहरुआ गांव के लिए, और टोंडरपुर से धनकुना मार्ग के लिए, चारों तरफ जिस गांव में हमने काम किया चारों तरफ से काम किया। हुलकरी ढकिया से बहरुआ तक, जो चंदोई से मझोला मार्ग है, धनकुना मार्ग से हुलकरी ढकिया से होते हुए सीधे बहरुआ गांव के लिए बहुत ही ज़्यादा नारकी जैसी स्थिति बनी हुई थी, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष था, वो रोड भी हमने अभी बनाया और वो बन गया है, आप देख सकते हैं जाके। खिरका वाला रोड हमने बहरुआ तक बनाया, अभी चहलोरा से भक्तनिया के लिए रोड हमने बनाया, बन रहा है, इस समय काम चल रहा है। और हम आपको बताएं, मझोला से ड्यूनी डैम के लिए वो कार्य भी हमारा चल रहा था, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, उस काम को रुकवा दिया गया, उसे पुनः चालू कराया जाएगा। और हम लोगों ने मझोला से चंदोई मार्ग
हमारा क्षेत्र जंगरोली आशा जंगरोली का एक चौराहा है भिखारीपुर मार्ग का, वहाँ से लेकर के मंझोला तक 14 किलोमीटर हमारा जो विधानसभा बरखेड़ा पड़ता है, वो भी रोड हमने देख सकते हैं आप जाकर के ज़मीन पर, बहुत सुंदर रोड बना है। उसके बाद हम लोगों ने न्यूरिया कॉलोनी, टनकपुर मार्ग से न्यूरिया कॉलोनी होते हुए, गुप्ता कॉलोनी होते हुए, राजा कॉलोनी होते हुए सीधे नौतलिया मुख्तियार कॉलोनी तक बनाने का काम किया। ये तो और न्यूरिया कॉलोनी से हमने भरतपुर भी बनाने का काम, जो 30-40 सालों से पड़ा हुआ था खंडहर। और न्यूरिया कस्बे से सीधे महोब के लिए, महोब से सीधे सिविल लाइन चौकी बनकटी पुलिस लाइन के पास तक, आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में हमने काम किया है। सबसे बड़ा काम था सकरिया चौराहे से, पूरनपुर हाईवे से सकरिया पुल चौराहे से सागड़ तक, जो करीब 10 करोड़ लागत से बना है, वहाँ से सीधे आपका कलीनगर एक हाईवे के ऊपर, एक वहाँ फ्लाईओवर बना रेलवे लाइन के ऊपर, और उसके बाद मथना जप्ती तक भी रोड का कायाकल्प किया गया। फिर भैरों के पास हम लोगों ने भैरव गांव में एक अंत्येष्टि स्थल बनाया बड़ा 25 लाख का, और वहीं हम लोगों ने रोड और एक पुल देने का काम किया। उसके बाद बात करें जरा चौराहे की, जरा कोठी से लेकर के शिवनगर होते हुए जो बहुत ज़्यादा ख़राब रोड था उसको भी बनाने का काम किया। आप बिठौरा कला में जाएं, एक आरटीओ ऑफिस बनवाया गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 महीने पहले हमारे आग्रह पर मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल विद्यालय देने का काम किया, जिसकी लागत 25 करोड़ की है, वो भी बन रहा है, काम चालू है। उसके बाद मुड़ेला की पुलिया पूरनपुर से लेकर के करोड़ होते हुए, जो रोड बहुत ही खस्ता हाल था, आज बहुत सुंदर रोड है, पूरा क्षेत्र वहाँ पर चैन से जा रहा है। उसके बाद 80 करोड़ यानी कि 80 करोड़ का एक ब्रिज बना है, जो उदयकरणपुर की पुलिया के पास बड़ी नहर पर, जो आए दिन पूरनपुर जाते थे तो बहुत जाम लगती थी, लोगों को बहुत दिक्कत आती थी। ओवर ब्रिज बन गया। वो ओवर ब्रिज बना, ओवर ब्रिज का मतलब ऊपर बड़ा वाला ब्रिज, जो कि 79 करोड़ का है, बहुत सुंदर बना है, चौड़ा भी बना है, आज लोगों को असुविधा नहीं हो रही। दूसरी बात, हमने महारानी अवंतीबाई लोधी का ग्राम पंचायत भमौरा में रामबाग मेले के पास बहुत बड़ा एक भव्य द्वार बनाया। अभी हम लोगों ने बरखेड़ा नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बनाया है। एक अभी हमने गेट टाहपौटा में बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से बनाया, वो बन रहा है। और इसके अलावा हमने स्मृति द्वार गुरु गोविंद सिंह के जी के नाम से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम से, महर्षि श्री कश्यप जी के नाम से, महाराणा प्रताप जी के नाम से, तमाम हम लोगों ने स्मृति द्वार भी बनाए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जगह जगह जहाँ यात्री घर से निकलता था, चौराहे पे खड़ा रहता था, दिक्कत होती थी खड़े होने में, धूप में खड़ा आदमी, तो हम लोगों ने यात्री शेड भी बनवाने का काम किया, उनको बैठने की उचित व्यवस्था करवाई। इसके अलावा हमारा क्षेत्र जो है वो टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, जंगल के किनारे लगा हुआ है, तो हम लोगों ने अधिकतर उचित रोशनी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था करवाई। तो गांव-गांव में हम लोगों ने बड़ी लाइटें लगवाने का भी काम किया है। तो ये हम लोगों की सरकार के द्वारा काम किया गया है, और हमें विश्वास है कि पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर है, और भविष्य में भी 2027 में भी भाजपा की सरकार बनेगी। अब फ्यूचर में 2027 में अगर आप पुनः चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं आप फिर से अगर विधायक बने, तो क्या विकास कार्य होंगे? स्वास्थ्य के ऊपर क्या विकास होगा? देखिए, किसानों सबसे पहली बात तो होगा? ये तो निर्णय हमारे यहाँ पार्टी लेती है कि हमें लड़ना है नहीं लड़ना, ये तो पार्टी संगठन ही तय करता है। रही बात, अगर हम जैसे इस बार हमने काम किया लगातार, अगर हम दोबारा से फिर आते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर तो हमारा काम लगातार चल ही रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई, उसके तहत माताओं बहनों को सुरक्षा भी देने का काम किया है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज बनाया गया हमारे बरखेड़ा विधानसभा में, उनमें सुविधाएं चालू कर दी गई हैं। बरखेड़ा में भी हमारे अच्छी मेडिकल की जो है उचित व्यवस्था है। CHC में, न्यूरिया में भी CHC बनी गई है, वहाँ भी डॉक्टरों की उचित व्यवस्था है, अच्छी इलाज चल रही है। तो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने पहले से ही काम किया, और भविष्य में और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। सर, किसानों की समस्या भी बहुत सारी निकल के आती है। किसानों के लिए आय दोगुनी करने के लिए सरकार हर क्षण प्रतिबद्ध है, और लगातार जो है मुद्दा आया है, लगातार जो है किसानों के लिए काम कर रही है सरकार। खाद की कमी जहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा कराना पड़ता है जहाँ पर जाकर के उनको एक
रसीद मिलती है, वो रसीद लेने में लोग असमर्थ हो जाते तो दिक्कत आती, वरना कहीं कमी नहीं। कहीं आपको कमी है किसी चीज़ को? नहीं कमी है। क्या करना ना होता है किसानों के लिए वहाँ जा कर के? वो आरटी बनवाना, पंजीकरण अगर किसान कराता है तो उसके लिए फार्मासिस्ट के यहाँ तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। और जब पंजीकरण कराता नहीं है आदमी और वो कहता हमें नहीं मिली, तो उसमें बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट आती है। या तो वो लोग हमारे पास आ जाते हैं, हम उनको उनकी मदद करते हैं, कार्यालय में कोई पहुँचता कार्यालय वाले लोग मदद करते हैं, या कोई जानकार से मिलता है व्यक्ति तो उसकी समस्या का समाधान होता है। आज भी हमारे पास बैठे हैं कई लोग जिनके पास ऑलरेडी खाद रखी है, और कई लोग जो हैं जो कहते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, और हर समय लगातार किसानों को। और पहली बात तो हम लोग चाह रहे हैं प्राकृतिक खेती की ओर किसान बढ़े। एक देसी गोवंश को पालने से कई एकड़ ज़मीन में खाद दे सकती है एक देसी गाय। तो हमारा सभी से निवेदन रहता है, और हम लोगों ने मैंने कई कैंप भी लगवाए हैं अभी प्राकृतिक खेती को लेकर के। और अभी भी एक शिविर का आयोजन हुआ था, उसमें भी प्राकृतिक खेती को लेकर के वैज्ञानिक और बड़े बड़े इंजीनियर लोग आए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं, और एक गाय को पाल करके हम अपने को आर्थिक रूप से डबल आय बढ़ाने का काम करें। अच्छा, पीडीए के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अखिलेश जी 24 में वापसी की है। पीलीभीत की बात करी जाए तो भाजपा का अच्छा दबदबा है, चारों पर भाजपा है। देखिए, पीडीए की बात करें तो पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन लोगों पर वो तो कहते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। नहीं, वो केवल कहते हैं। वो जब उनकी सरकार आती है तो एक को साइकिल देंगे, एक को नहीं देंगे, एक को देंगे। हमारी सरकार में क्या करते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि पीडीए माने पिछड़ा, पी से पिछड़ा, और डी से दलित, और ए से अल्पसंख्यक। हमारे मोदी और योगी की सरकार में हम लोग अगर अनाज रामपाल को मिला है तो रहीम के घर भी गया है। किसान सम्मान निधि झम्मन लाल को मिली तो जहीरुद्दीन के खाते में भी देने का काम किया है। अगर आवास सुनीता को मिला तो सलमा को भी मिला है। शौचालय अगर रामश्री को मिला है तो रहमीना को भी मिला है। मतलब यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ये पूरी दुनिया जानती है कि मोदी और योगी जी के शासनकाल में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हमने हर एक जन कल्याणकारी योजना को भेदभाव रहित देने का काम किया है। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हमने सीएम फंड से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष से भी हमने मुसलमानों को जो भी हमारे पास आया हमने उनको देने का काम किया है। लेकिन उनकी सरकार जब भी आती है तो वो ऐसा नहीं करते हैं। तो उनके लिए तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हम कह सकते हैं हम लोग। पर उन्होंने वो कुछ भी हो, पर 24 में तो वापसी कर लिए, क्या उसका फर्क 27 में पड़ेगा? देखिए, 24 के समीकरण दूसरे थे। 5 से 37 होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 24 के समीकरण दूसरे थे। जरूरी नहीं कि बार बार वो उसी स्थिति में रहें। रही बात 27 की, तो पीलीभीत पहले भी मजबूत था, आज भी है, और हमारे सभी विधायकगण जो हैं सशक्त और मजबूत हैं। और हमारे ज़िले में हमारे सांसद भी, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी भी मौजूद सांसद हैं। और आप जानते हैं कि बरखेड़ा विधानसभा की बात करें तो हम लोग, मैं बरखेड़ा की जनता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहता हूं, मैंने सदन में भी कहा कि हमारी बरखेड़ा की देवतुल्य ईमानदार जनता, यहाँ की माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने, सभी ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ दिया है। और फिर 2024 में भी 77,000 मतों से हमें विजयी कराया। और जब हम 22 में जीते थे उस समय में 82,000 मतों से विजयी रहा। इसके लिए मैं बरखेड़ा की जनता को धन्यवाद देता हूँ। 2022 भी उन्होंने जिताया और 24 भी जिताया, और 27 वो 1 लाख प्लस जिताने का काम। 27 1 लाख प्लस जी। यूपी के अंदर 403 में से कितनी आ रही हैं भाजपा की? 350 प्लस। 350 प्लस। पुनः एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार आ सकती है। बिल्कुल। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शासनकाल है जनता को बहुत भाया है, और उनके प्रति लोगों के मन में जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो किसी से छुपा नहीं। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ प्रवक्ता नंद महाराज जी मौजूद थे, जो बरखेड़ा विधानसभा के विधायक हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ के स्थानीय मुद्दे, वो आप लोग कमेंट करिएगा। और 2027 में क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? और आपकी पीलीभीत के जो भी मुद्दे हैं वो भी आप कमेंट करिएगा। आपके जनप्रतिनिधि तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।